एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दरभंगा ब्लास्ट मामले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कनेक्शन के पुख्ता सबूत सामने आने लगे हैं। जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान से आतंक की दुकान चला रहा लश्कर चीफ हाफिज सईद ने ही दरभंगा में बर्निंग ट्रेन की साजिश रची थी और अपने 2 गुर्गों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि कैमरे के कमाल से ट्रेन को जलाकर राख करने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश बेनकाब। केमिकल बम रखने वाले आतंकी गिरफ्तार। हाँ, कभी कभी दुकान को आते थे। कल जो आया था पुलिस वाले, जब कल पता चला। एनआईए की पूछताछ, आतंकियों ने उगले राज। कुछ नहीं होगा तो मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। मोस्ट वांटेड आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का सरगना, जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज मोहम्मद सईद एक बार फिर खबरों में। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद इस बार 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों का मास्टरमाइंड साबित हुआ है। हालांकि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में हाफिज के शागिर्दों ने पूछताछ में जो राज उगले हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने हैदराबाद से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकवादी उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। दोनों आतंकवादियों से पूछताछ में यह पता चला है कि दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन है और दोनों चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले थे। गौर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में नजर आ रहे यही वो 2 आतंकी हैं जिन्होंने हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। 15 जून का ये सीसीटीवी फुटेज तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का है। इसमें संदिग्ध आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर एक कार से पार्सल निकालकर बुकिंग के लिए ले जाते दिख रहे हैं। दरअसल 15 जून को लश्कर के ये दोनों आतंकी टैक्सी करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कार की डिक्की से दोनों ने एक पार्सल बाहर निकाला और फिर इस पार्सल को लेकर स्टेशन के अंदर चले गए। ये पार्सल सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए दरभंगा पहुंचा और जैसे ही इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया, इसमें विस्फोट हो गया। दरभंगा में जो ये पार्सल ब्लास्ट हुआ है, इससे 2 बातें बड़ी क्लियर है। एक कि स्लीपर सेल पूरे देश में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे पाकिस्तान लश्कर के थ्रू या जिसके भी थ्रू उन्हें एक्टिव करने की काबिलियत रखता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी से कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी हद तक इन स्लीपर सेल्स के बारे में पता है। पिन पॉइंटेड इनको ट्रैक करना मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है और जिस पर एक बड़ा इंटेलिजेंस चैलेंज है हमारे ऊपर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए ने जब शिकंजा कसना शुरू किया तो लश्कर की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। दरअसल दरभंगा धमाके का जिम्मा मिलते ही इमरान और नासिर साजिश को अंजाम देने में लग गए थे। दोनों कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन इन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों आतंकियों ने पार्सल में जानबूझकर सिंथेटिक कपड़े रखे थे। यही नहीं, इन कपड़ों के बीच केमिकल की एक बोतल भी रखी थी। शक है कि इस बोतल पर सेंसर लगा था और इसी बोतल से धमाका करने का प्लान तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी पूरी ट्रेन को जलाकर राख कर देना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने बोतल के ऊपर सेंसर लगाया था। आतंकी चाहते थे कि जब ट्रेन पूरी रफ्तार में हो तभी धमाके को अंजाम दिया जाए। चूंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है,
इसलिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई और ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया। बाहरी लेयर जायज बात है कपड़ों की लगाई गई होगी, जो कि अंदर वाले जो केमिकल्स हैं उनकी सॉफ्टनेस को डिटेक्ट ना कर पाए। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेज पर ज़रूरी है कि किसी भी आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जब बनाए जाते हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। छोटी सी बात है कि आप एक केमिकल जो एक्सप्लोसिव केमिकल है आपका वो एक आप बोतल में रखें, उसके बाहर एक सेंसर लगा दें। जैसे ही सेंसर और बोतल के बीच का केमिकल का कांटेक्ट होगा वो अपने आप आग पकड़ लेगा। एनआईए की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी मोहम्मद नासिर 3 बार पाकिस्तान गया था और वहीं से केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इसी तकनीक के जरिए ये आतंकी चलती ट्रेन में भी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये कि हाफिज के ये 2 शैतान जांच एजेंसियों के रडार पर आए कैसे इन्हें दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दरअसल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से इन 2 आतंकियों की पहचान हुई। इसके बाद एनआईए बर्निंग ट्रेन की साजिश रचने वाले इन 2 आरोपियों तक पहुंच गई। जांच एजेंसी ने इनके ठिकानों पर छापे मारे और हैदराबाद से इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों जहां रहते थे उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से फिलहाल बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई। खाली रमजान को रमजान लगाता था और लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या करते वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज कपड़े। अच्छा, बस। तो कितने सालों से वो 1.5 साल से ज्यादा नहीं। हाँ। तो अब कभी आपको शक हुआ या नहीं ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी ले जाते, चाकलेटा, बिस्किटा, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले जाते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। दोनों आतंकियों को तेलंगाना पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान के बाद जांच एजेंसी तकनीकी सर्वेलेंस के जरिए इन पर नजर रख रही थी और जैसे ही एनआईए को पता चला कि आतंकी इमरान फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला है, जांच एजेंसियों ने दोनों को इनके हैदराबाद स्थित घर से दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी सगे भाई बताए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि नासिर ने लश्कर तैयबा के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यूपी से जिस सलीम को गिरफ्तार किया था उसके संबंध पाकिस्तान के इकबाल खाना से थे। दरभंगा में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी और सलीम ने इसे अंजाम देने का काम हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाइयों इमरान और नासिर को सौंप दिया। खबर तो ये भी है कि सलीम को दरभंगा ट्रेन ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए भी मिले थे। जांच एजेंसियों को पता चला है कि इमरान और नासिर इससे पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं, जबकि दरभंगा को दहलाने के लिए इन दोनों को एक बड़ी रकम दी गई थी। यही नहीं, ये भी पता चला है कि ये दोनों आतंकी दरभंगा के बाद भारत के दूसरे शहरों में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। लश्कर के एक्टिव आतंकवादी जो उसके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से वो अपने ऑपरेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ स्लीपर सेल को एक्टिवेट करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके पीछे हाफिज सईद का अगर हाथ है तो मुझे लगता है कि हमें जड़ पर अगर जाएं और अगर जड़ में हाफिज सईद हैं तो मुझे लगता है जड़ का इलाज होना बहुत जरूरी है। दरभंगा धमाके के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हाथ होने का शक तो पहले से था, लेकिन अब इसके सबूत मिल गए हैं। माना जा रहा है कि हैदराबाद से पकड़े गए नासिर और इमरान से पूछताछ में अभी और कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। इस साजिश से जुड़े कुछ और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। भारत में लश्कर के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हो सकता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
चीन के शासक शी जिनपिंग पर यह लाइन एकदम सटीक बैठती है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर शी जिनपिंग ने जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन कर दुनिया को धमकाया, उससे तो यही लगता है कि शी के सिर पर शैतान सवार है, जो शी के साथ साथ चीन को मटिया मेट करके ही छोड़ेगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी दुनिया को धमकी। शी जिनपिंग दुनिया की महाशक्ति बनने की हसरत पाले बैठे हैं। शी जिनपिंग पूरी दुनिया पर चीन का परचम लहराना चाहते हैं। शी जिनपिंग पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। और ये तस्वीरें चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग के उसी हसरत की बानगी हैं। ये पूरी दुनिया के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन है। मौका तो चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने का था, लेकिन इसी बहाने चीन ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत से डराने के इरादे से अपने हथियारों की नुमाइश कर दी। दरअसल 1 जुलाई 2021 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए और इस मौके पर राजधानी बीजिंग में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एक सैन्य परेड का आयोजन भी किया गया। इस समारोह में चीन के राष्ट्रपति सीपीसी की स्थापना करने वाले माओ त्से तुंग की तरह पोशाक पहने हुए थे। हैरानी तो इस बात की कि मौका खुशी का था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण के दौरान दुनिया को धमकी दे डाली। शी जिनपिंग ने अमेरिका और ताइवान का नाम लिए बिना कहा कि किसी को भी चीन की क्षेत्रीय एकजुटता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए चीनी लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति, इरादों और बेजोड़ ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि वो किसी भी विदेशी ताकत को चीन को आंख दिखाने और उस पर दबाव बनाने की इजाजत नहीं देंगे। 是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有。 现在没有，将来也不会有。 कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरीके का संबोधन किया है और इस संबोधन के माध्यम से विश्व के राष्ट्रों को उन्होंने जिस तरीके की चेतावनी और धमकी जारी की है, उससे ये पता चलता है कि शी जिनपिंग एक अति महत्वाकांक्षी, आधिपत्यवादी और तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति वाले नेता हैं और वो पूरी दुनिया के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन हमेशा से ही शांति, वैश्विक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए काम करता रहा है और इस दौरान चीन ने एक शताब्दी में एक समृद्ध समाज का लक्ष्य हासिल किया है और चीन के लोग एक नई तरह की दुनिया बना रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कोरोना महामारी, हांगकांग, वीगर मुस्लिम, लद्दाख और ताइवान को लेकर चीन की नीतियों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। शी जिनपिंग को माओ त्से तुंग के बाद चीन का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। फिलहाल शी जिनपिंग के पास 3 अहम पद हैं। पहला पद स्टेट चेयरमैन का, इसके तहत वो चीन के प्रमुख शासक हैं। दूसरा पद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का, इसके तहत शी जिनपिंग चीन की सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं। तीसरा पद जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीसी के प्रमुख का। दरअसल 1921 में चेन डुगजियो और ली डेजाओ ने सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बुनियाद रखी थी। उस वक्त पार्टी में महज 50 लोग थे। 1949 तक सीपीसी से 2.5 करोड़ लोग जुड़ चुके थे। आज की तारीख में पार्टी का दावा है कि उसके सदस्यों की तादाद 9.5 करोड़ पहुंच चुकी है। सीपीसी में इस वक्त 3 विंग हैं: फार्मर्स,
वर्कर्स और सोल्जर्स यानी किसान, कामगार और सैनिक। सीपीसी के अलावा चीन में 8 और राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन उनका वजूद ना के बराबर है। सीपीसी के 100 साल पूरे होने के मौके पर राजधानी बीजिंग में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगे नजर आए और तियानमिन चौक पर आयोजित इस समारोह को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित सैन्य परेड में चीन की सेना के हथियारों, सैनिकों की टुकड़ियां, जंगी हेलीकॉप्टर और 15 J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को खास तौर पर शामिल किया गया। परेड में शामिल J-20 विमानों ने विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरी। ये पहली बार है कि चीन ने इतनी बड़ी तादाद में अपने सबसे उन्नत J-20 लड़ाकू विमानों को किसी सैन्य परेड में शामिल किया है। इसके अलावा चीन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने हवा में उड़ान भरते हुए 100 साल की फॉर्मेशन भी बनाई। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के सामने J-20 की नुमाइश का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वो दुनिया को अपनी बढ़ती सैन्य ताकत का एहसास कराना चाहता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन के अवसर पर चाइना ने अपने हथियारों का भी प्रदर्शन किया है, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया है और इस शक्ति प्रदर्शन में चाइना के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और जेट्स भी शामिल हुए। इस शक्ति प्रदर्शन में चाइना ने अपने J-20 एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी उतारा और जाहिर है कि इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन को करके चाइना अपना स्ट्रांग परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है। सीपीसी के 100 साल पूरे होने का जश्न बीजिंग के तियानमिन चौक पर आयोजित किया गया। ये वही तियानमिन चौक है जहां 32 साल पहले यानी 4 जून 1989 को चीन में लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहे हजारों निहत्थे छात्रों पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने टैंक चढ़वा दिए थे। और करीब 1 महीना पहले ही यानी 4 जून 2021 को दुनिया भर में तियानमिन नरसंहार की 32वीं बरसी मनाई गई थी। उस दौर के ब्रिटेन के राजदूत एलन डोनाल्ड ने दावा किया था कि तियानमिन चौक पर हुए नरसंहार में 10,000 छात्र मारे गए थे, लेकिन चीन सरकार की मीडिया सेंसरशिप की वजह से ये आंकड़े कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। लेकिन सीपीसी के 100 साल पूरे होने की खुशी के साथ शी जिनपिंग के लिए एक बुरी खबर भी है। निकेई एशिया की कॉलमनिस्ट विलियन पेसेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के फैसलों को लेकर चीन की आवाम और खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में नाराजगी है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं का मानना है कि शी जिनपिंग की वजह से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई है। इतना ही नहीं, उनकी नीतियों का खमियाजा दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे चीन मूल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। लिहाजा वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार कर रहे पाकिस्तान और तुर्की की जोड़ी को पीएम मोदी की एक चाल ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें कतर की सहायता भी कर रहा है। ऐसे में भारत ने नहले पे दहला जड़ते हुए ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। तुर्की और पाक की नापाक जोड़ी के खिलाफ यह बड़ा दाव कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रीस और तुर्की में पहले से तनाव चला आ रहा है। लिहाजा इस युद्धाभ्यास को रणनीतिक तौर पर बड़ा अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की की जोड़ी पर प्रहार। भूमध्य सागर में भारत का बड़ा युद्धाभ्यास। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की ने भारत के खिलाफ एक दांव चला। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एंटोलियन ईगल नाम से एक युद्धाभ्यास शुरू किया। इस युद्धाभ्यास में तुर्की कतर की मदद से पाकिस्तान के फाइटर पायलटों को राफाल लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। तुर्की पाकिस्तान के राफाल डर को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत ने नहले पे दहला चल दिया। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें इन दोनों देशों का फंसना तय है। भारत ने ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ग्रीस के जंगी जहाज
और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास भूमध्य सागर में क्रेट इलाके के दक्षिण पश्चिम में हुआ। ग्रीस के जंगी जहाज के साथ भारतीय युद्धपोत ने 30 जून को ये अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास का मकसद ग्रीस की नौसेना का भारतीय नेवी के साथ तालमेल बढ़ाना। तो हाल ही में ये देखा गया था कि पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द उन्होंने युद्ध क्षेत्र में लॉन्च किए। इस तरह की महारत पाकिस्तान को भी है और इसी चीज को न्यूट्रलाइज करते हुए भारत ने ग्रीस के साथ ये ब्लू वाटर नेवल एक्सरसाइज है ये प्लान की है और इसका मकसद है तुर्की को ये संकेत देना, ये सिग्नल पहुंचाना कि हम इस समस्या से रूबरू हैं। ग्रीस और तुर्की कई बरसों से एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव भी कम नहीं है, क्योंकि तुर्की भूमध्य सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर दावा ठोकता है, जबकि ग्रीस संयुक्त राष्ट्र कानून के मुताबिक इस इलाके को अपना बताता है। इस विवाद में साइप्रस और लीबिया भी शामिल है, क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी विवाद में घिरे हैं। हालांकि तुर्की और ग्रीस के बीच इस विवाद में पाकिस्तान ने तुर्की का समर्थन किया है, जिसे देखते हुए भारत ने अब ग्रीस के हाथ मजबूत करने का फैसला किया। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों और साजिशों से निपटने के लिए भारत और ग्रीस साथ आए। चूंकि ग्रीस भी तुर्की के आक्रामक व्यवहार से परेशान है, लिहाजा भारत उसका रणनीतिक साझेदार बनकर एक तीर से दो शिकार करने वाली कूटनीति पर अमल कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी ग्रीस की यात्रा पर गए थे और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसे तुर्की, चीन और पाकिस्तान के लिए संदेश के तौर पर Myntra end of season sale